बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बातचीत के साथ मैं हूं आपका मेज़बान असदुल्ला। पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी है और इसके क्या फ़वाइद हैं और इसके क्या नुकसानात हैं, इसका असल मकसद क्या है? ये एक मुल्कगीर मुहिम है या क्या है जिससे 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर कुछ सवालात उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये 26वीं आईनी तरमीम से मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है या एक पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। इसके जितने भी नुकात हैं ये आपके साथ शेयर करते हैं, अहम नुकात जो हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं और इसके चंद आर्टिकल्स हैं जो आपके साथ शेयर करने बहुत अहम हैं और ज़रूरी हैं कि आपको भी इस मुल्कगीर मुहिम के बारे में इल्म होना चाहिए। ये सारी की सारी तफसीलात आपको इस वीडियो में बताते हैं। असल मकसद इस तरमीम का ये था कि एक आईनी अदालत हो और उसमें जितने भी आईनी केस हैं वो सुने जा सकें और इसके तमाम तर फैसले भी आईनी हों और वो रिटन फॉर्म में लिखे जाएं ताकि आने वाले जितने भी आईनी केसेस होंगे उन पर दोबारा से लागू हो सके। लेकिन ये मुहिम आप अगर गौर से देखें, ये पढ़ें या इसको सोचें तो ये मुहिम एक पार्टी को सपोर्ट करती है। कहा जाता है कि यह आईनी तरमीम से पीटीआई को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है और नून लीग को फ़ायदा पहुंच सकता है, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है, वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। असल आज हमारा मकसद ये था कि इस आईनी तरमीम के बारे में आपको थोड़ा सा इल्म हो, नॉलेज हो कि ये आईनी तरमीम का मकसद क्या है। आईनी तरमीम से एक आईनी अदालत, जिस तरह मैंने बताया कि एक आईनी अदालत का इनकाद किया जा रहा है, यानी कि एक सुप्रीम अदालत के ऊपर भी एक अदालत का इनकाद हो चुका है। आज की जो खबर है उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया गया है। आज का जो फैसला है या बहुत बड़ी खबर है उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया है और इसको मुंतखब करने के लिए सेनेट के 4 अरकान थे और नेशनल असम्बली यानी कि कौमी असम्बली से 8 अरकान शामिल थे और उन्होंने सीनियर तरीन 3 जजों में से एक जज का इंतखाब किया है और उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया है। और इस मुहिम का या इस आईनी अदालत का मकसद भी यही था कि जज को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक आईनी अदालत हो, वो उसको मुंतखब करे और जो जज होगा, जो सिलेक्ट होगा, वो सिर्फ आईनी केसेस के लिए ही होगा और आईनी केसेस वो सुनेगा और आईनी केसेस के फैसले वही देगा। और इससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दूसरे केसेस हैं उनका बर्डन भी कम हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दूसरे केसेस की तरफ रुझान देना शुरू कर देगी और आईनी केसेस या सरकारी केसेस जो हैं उनकी तरफ उसका रुझान कम हो जाएगा और जितने भी दूसरे केसेस होंगे जो कि आम आवाम के लिए हैं या आवाम के केसेस होंगे वो ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकेंगे और सुने जा सकेंगे। इसका मकसद ये था। लेकिन ये सरासर गलत है कि एक वज़ीर आज़म की कैबिनेट हो या एक सदर की कैबिनेट हो या सदर उसको जज को मुंतखब करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुंतखब करेगा। ये जो सवाल है ना, असल ये उठ रहा है, ये सवाल बिल्कुल गलत है और इसका जवाब भी यही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कोई आम आदमी या एक वज़ीर आज़म के इख्तियार में नहीं कि वो उसको मुंतखब करे और एक कैबिनेट बना दी जाए या एक अदालत बना दी जाए जो उसको जो है सिलेक्ट करे। ये तो बिल्कुल गलत है। जिस तरह पहले निज़ाम था कि जो सीनियर जज होता था वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता था, अब ये जो एक आईनी अदालत बन चुकी है इसमें हुआ कुछ यूं है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ ने इसको जो है तरमीम को पेश किया। सदर पाकिस्तान जनाब जरदारी साहब ने इसको जो है मंजूर किया, उसने दस्तखत किए और ये एक अदालत, आईनी अदालत यानी कि बन चुकी है। और इसके आज आर्टिकल भी आपको बताते हैं। पहले इसका ये थोड़ा सा बता दें कि ये वज़ीर आज़म साहब की बहुत बड़ी गलती है। वज़ीर आज़म साहब ने
یہ جو آئینی عدالت کا انعقاد کیا ہے، اس سے یہ ہوگا کہ جو وزیر اعظم یا جو پارٹی اقتدار میں ہوگی انہی کا جج ہوگا، وہی اپنا فیصلہ جو ہے اپنے حق میں لے لیں گے، اور جو دوسری پارٹیز ہوں گی ان کو جو ہے نقصان پہنچے گا، اور اس سے وہ پارٹی کمزور ہوتی جائے گی، اور جو اقتدار میں ہوگا اس کی پارٹی مضبوط ہوتی جائے گی، اور مزید وہ ملک پر راج کر سکے گا۔ اور یہ سراسر غلط ہے۔ پاکستان جب آزاد ہوا تھا تو یہ اس میں ڈیموکریسی یا ڈکٹیٹرشپ کا ہی شروع سے رول رہا ہے، اور میرے خیال سے ڈیموکریسی سب سے بہترین حل ہے کہ سلیکشن ہو، ووٹنگ ہو، اور ووٹنگ سے جو ہے پرائم منسٹر بھی سلیکٹ ہو، اور صدر کو بھی اس طرح سے سلیکٹ کیا جائے، اور باقی جو کیبنٹ وغیرہ ہے اس کو بھی ووٹنگ کے ذریعے ہی، میرے خیال سے بہتر آپشن یہی ہے کہ ووٹنگ سے ہی سلیکشن کی جائے، اور عوام کو بھی اس کا فائدہ پہنچے، تاکہ عوام بھی اپنا وزیر اعظم یا جس کو وہ لائک کرتی ہے یا ڈس لائک کرتی ہے وہ اس کے اختیار میں ہو، عوام بھی خود اپنی رائے پیش کر سکے کہ ہمیں یہ وزیر اعظم یا یہ صدر چاہیے اور اس کا ہمیں فائدہ ہے اور یہ بہتر کام کر سکتا ہے۔ یہی ہمارے جو کانسٹیٹیوشن ہے یا آئین ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے، لیکن آج اس پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا۔ جو اقتدار میں ہے اس کی طاقت ہے، اور اس نے دوسری پارٹی کو جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور شروع سے یہی ہوتا آ رہا ہے، جس سے پاکستان کی معیشت کو بھی بہت بڑا نقصان پہنچ رہا ہے، ایجوکیشن سسٹم کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے، اس سے زراعت کے جو جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو بھی بڑا نقصان پہنچ رہا ہے، یعنی کہ غریب طبقہ اس سے جو ہے نقصان اٹھا رہا ہے، اور جو شروع سے ہی رچ مین ہیں ان کو تو فائدہ ہے، ان کو تو جو ہے اس طرح کے جو آئین بنائے جا رہے ہیں یا اس طرح کے جو فیصلے ہیں ان کو تو اس کا فائدہ ہے، اور ان کو تو نقصان نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ان کے پاس اتنا مال جمع ہوتا ہے کہ ان کی پچھلی 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھا سکتی ہیں۔ جو نچلا طبقہ ہے اس کو اس کا نقصان ہے۔ اچھا، آج اس پہ بھی تھوڑی سی ڈیبیٹ ہوتی جائے کہ جو آرٹیکل انہوں نے بنائے ہیں یا اس میں چینجنگ مزید کی ہے اس کا بھی بہت بڑا نقصان ہے، اور یہ ہمارے آئین میں کبھی نہیں لکھا تھا کہ یہ جو ہے اس طرح کی آئینی عدالت بھی بنائی جائے گی، یا اس طرح کا کوئی قانون بھی آئے گا کہ جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی اوپر ایک عدالت بنائی جائے، اور یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ سپریم کورٹ کا مقصد یہ تھا کہ اس میں جتنے بھی بڑے اور چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں وہ بھی وہاں جا سکیں، چھوٹے لوگوں کا بھی وہاں کیس جائے اور بڑے لوگوں کا بھی وہاں پہ کیس سنا جائے، تاکہ عوام کو بھی پتا ہو کہ بڑے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ بڑے لوگوں سے مراد یعنی کہ حکومت میں جو اقتدار میں موجود لوگ ہیں ان کا بھی عوام کو پتا ہو کہ وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں، اور ان پہ کیا کیسز ہیں، ان کو کس وجہ سے سزا دی جا رہی ہے، یہ عوام کو بھی اس کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ چلتے ہیں ان آرٹیکلز کی طرف جن میں امینڈمنٹ کی گئی ہے، جن کو تبدیل کیا گیا ہے، ان پہ بھی تھوڑی سی نظر ثانی کرتے ہیں۔ ان چند آرٹیکلز میں سے آرٹیکل 175A، اس آرٹیکل میں ججوں کی تقرری کا طریقہ کار تبدیل کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تقرری کے لیے ایک کمیٹی 3 سینئر ججز میں سے انتخاب کرے گی، اور یہ کمیٹی قومی اسمبلی سے منسلک ہوگی۔ اس سے آگے والا آرٹیکل جو ہے آرٹیکل 63A میں ترمیم کی گئی ہے۔ اس آرٹیکل میں اختلاف رائے رکھنے والے ارکان اسمبلی کے ووٹ کو شمار کرنے کا قانون شامل کیا گیا ہے، جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ اس کے بعد آرٹیکل 184، آئینی درخواستوں کا دائرہ اختیار اب سپریم کورٹ سے نکال کر نئی فیڈرل آئینی عدالت کو منتقل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 209، ججوں کی نگرانی اور ان کے احتساب کے طریقہ کار کو بہتر بنانے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 177، سپریم کورٹ کے ججوں کی تقرری میں مزید بار سے 40% جج شامل کیے جائیں گے تاکہ عدلیہ میں متنوع نقطہ نظر فراہم کیا جا سکے۔ یہ کچھ چند آرٹیکل تھے، یہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیے اور آپ کو بتائے کہ یہ آرٹیکل ہیں جن کو چینج کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک آرٹیکل یہ بھی تھا کہ
सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं या जो जज सुप्रीम कोर्ट का बनाया जाएगा उसकी हद, यानी कि जब वो रिटायरमेंट की उसकी जो हद है वो होगी 65 ईयर, यानी कि 65 साल की उम्र में उसको जो है रिटायरमेंट दी जाएगी और उसको रिटायर्ड कर दिया जाएगा। इसके बाद एक और आर्टिकल ये था कि वो 3 साल के लिए मुंतखब किया जाएगा, उस जज को 3 साल के लिए मुंतखब किया जाएगा। इस तरह कुछ और भी चंद आर्टिकल्स हैं जिसमें माहौल के बारे में, माहौलियाती आलूदगी वगैरह, इस तरह से माहौल बेहतर हो सकेगा, ये आर्टिकल शामिल थे। अब कुछ आर्टिकल्स तो ठीक हैं, होने चाहिए थे, उनमें अमेंडमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन जो ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल एक बन चुकी है, कमेटी बन चुकी है, या एक सुप्रीम अदालत और कायम की गई है, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। और ये तो इख्तियार बिल्कुल गलत है कि एक पार्टी के इख्तियार में हो कि वो अपना ही जज सेलेक्ट करे। वो अपना ही जज होता है, चाहे वो उनका जज ना भी हो, उन 3 जजेस में से भी सिलेक्शन करें तो वो पार्टी के इख्तियार में ही होगा, जिसको चाहे वो जज बना सकते। और ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। जिस तरह पहले था कि सीनियर जज को ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाता था, इसी तरह ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अभी मौजूद होना था, जो जिसको बनाना था वो नहीं बना। और ये गलत है, गलत है, गलत है। पाकिस्तान का ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट की गई है, एक ही जमात या एक ही पार्टी या एक ही मुल्क की पावर इसको रोक सकती है, वो है वकला। अब वकला ये करें कि इसके खिलाफ एक मुहिम चलाएं और इस मुहिम को या मुहिम जोई को इस तरह से मजबूत बनाएं कि इसको ख़त्म कर सकते हैं। जिस तरह 2017 या 2018 की बात है कि वकला ने इस तरह की अमेंडमेंट को चेंज किया था और इस तरह की अमेंडमेंट को ख़त्म कर दिया था, और ये एक नई जो आईनी अदालत बन चुकी है, इसको भी इस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, और वो वकला की पावर से। क्योंकि अब कोई सियासी पार्टी इसमें मुदाखलत करेगी तो वो सियासी पार्टी को नुकसान पहुंचेगा, और उसकी वजह से उस सियासी पार्टी को जो है निशाना बनाया जा सकता है। इसलिए वकला इसका बेस्ट ऑप्शन है, इससे वकला इसको ख़त्म कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको अब नए चीफ जस्टिस के बारे में भी इल्म हो चुका होगा कि जस्टिस यहया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया है, और इसके अलावा एक सुप्रीम अदालत कायम की गई है, उसके बारे में इल्म हो चुका होगा। और चंद आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया है कि उनमें भी अमेंडमेंट की गई है। इसके अलावा मज़ीद इंफॉर्मेशन आपके साथ यूं ही आएगी, वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। बस।